विश्व की आबादी आज 800 करोड़ है और उस 800 करोड़ में से वो कर रहे हैं 5,000 लोगों पे सर्वे। उस 5,000 लोगों में से 2-2,5-3,000 लोगों ने बोल दिया मोदी जी अच्छे हैं, तो इसका मतलब मोदी जी का डंका बज गया विश्व में। लगातार अब आपके चैनल पे मुझे पसंद करने वाले बहुत हैं, आपके कमेंट्स 300 आते हैं, 300 में से 200 मेरे फेवर में आ गए तो क्या मेरा डंका बज गया? बच जाता है ऐसे डंका। सर अभी मेरे 4 चमचे पीछे खड़े हो जाए, शर्मा जी तो मैं पॉपुलर हो जाऊंगा। 5,000 लोग गिनती के। ईवीएम बैन हो गई, बैलेट पेपर से चुनाव हो गए तो बीजेपी बाहर है बस। कांग्रेस के बड़े नेता कोई भी ऐसा नहीं है जो कह रहा है कि ईवीएम हटा दो, ईवीएम से नुकसान। दिग्विजय सिंह क्या बड़े नेता नहीं है? नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे, हाँ, राहुल गांधी, उन्होंने भी सबने सवाल उठाए, खुल के आगे नहीं आ रहे ईवीएम के खिलाफ। देखिए उनकी पार्टी के अगर दिग्विजय सिंह कह रहे हैं तो वो भी तो पार्टी के हैं। खड़गे साहब ने नहीं करा, लेकिन मामला तो गरमाया हुआ है, हर कोई विरोध करने में लगा। कांग्रेस के उदित राज हैं, उन्होंने पूरा मोर्चा खोल रखा है, लगातार इस बारे में काम चल रहा है। और मैं तो अपील करता हूं सबको, सारी विपक्षी पार्टियों को अपील करता हूं, ईवीएम बैन का मुद्दा सबसे पहला होना चाहिए, बाकी कोई मुद्दा आपके काम नहीं आने वाला। ईवीएम बैन कर दोगे बीजेपी बाहर है, ईवीएम रहेगी तो जितने वो सीना ठोकते हैं कि हमें 300 सीट मिलेंगी तो वो 300 ले आएंगे, 350 कहेंगे तो 350 ले आएंगे, 200 कहेंगे तो 200 ले आएंगे, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस है और उसका वो नैरेटिव पहले से पहले तैयार कर देते हैं। अगर वो कहेंगे कि हम 350 सीटें लेके आ रहे हैं तो उनके जितने भी पालतू चैनल हैं, जितने भी क्या सारे ही अब तो पालतू चैनल है, कोई भी एक ऐसा रहा नहीं कि जिसे हम कह सकें न्यूट्रल है, उन्होंने सबने यही हवा चब बनानी है। मोदी जी की गारंटी बढ़ के बोल रही है, मोदी जी की गारंटी बढ़ चढ़ के बोल रही है, और वो उसको सही जायज ठहराने के लिए पहले से पहले नैरेटिव तैयार कर देंगे और उसके बाद वो चीज़ उनकी सही साबित हो जाती है। एबीपी ओपिनियन पोल दिखा रहा है, उसमें उत्तर प्रदेश में 75 सीटें जो है बीजेपी को दे चुका है। वो 75 क्या, वो 80 भी दे देगा जी। हाँ। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, अभी से सर्वे दिखाना शुरू कर दिया ना इन लोगों ने, आम जनमानस के दिमाग में क्या बात जाएगी कि यार ओपिनियन पोल दिखा रहे थे 75 सीटें आ रही हैं तो इसका मतलब तो वाकई जीत जाएगी, इसका मतलब तो जीत ही रही है। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़ी जल्दी होपलेस हो जाते हैं कि यार जीत तो बीजेपी रही है, हम कांग्रेस को वोट देके क्या करेंगे, मेरे अकेले कांग्रेस को वोट देने से क्या हो जाएगा। तो या तो मैं कांग्रेस को वोट ही नहीं देता या मैं वोट ही नहीं देने जाता, कि जीत तो रही है सामने वाला। तो लोगों का माइंडसेट तो ऐसे ही करा जाता है, नैरेटिव बना दिया जाता है कि नहीं ये तो जीत ही रहा है, तुम कहाँ खामखा अपना वोट खराब कर रहे हो। अभी से उन्होंने 75 सीटें उनके हाथ में दे दी। आपने पिछले विधानसभा चुनाव देखे थे, अखिलेश यादव जी ने 135 सीटें जीती और करीब 75 सीटों पे वो 500 से लेकर 5,000, 7,000, 7,500 वोटों से ही हारे सिर्फ वो। बहुत जगह कलेक्टर्स ने हेराफेरी करी, बहुत जगह उन्होंने धांधली की शिकायत करी, सब कुछ करा, लेकिन सीधी सी बात है कि डंडेधारी सरकार है, डंडा फटकार देती है और वो लोगों को चुप बैठना पड़ता है। इलेक्शन कमीशन इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करता। अभी कैलाश विजयवर्गीय को वहाँ पे मंत्री बनाया गया है मध्य प्रदेश में, उसके ऊपर पॉक्सो एक्ट चल रहा है, उसके ऊपर रेप केस चल रहा है, उसके ऊपर 2-2 मानहानि के मुकदमे चल रहे हैं और पुणे की कोर्ट ने उसको भगोड़ा साबित कर रखा है। भगोड़ा साबित होने का मतलब है कि इसे ढूंढ के लाओ, कहीं से भी ढूंढ के लाओ, और वो सबके सामने खुलेआम मंत्री पद की शपथ ले रहा है। तो कानून का कितना मजाक उड़ाया जा रहा है, सत्ता पक्ष देख लीजिए आप सामने सबके। तो अगर वो ऐसे में सीना ठोक के दावा कर रहे हैं तो जाहिर बात करने 19 लाख ईवीएम प्रोडक्शन के बाद से आज तक गायब हैं, उनके ऊपर बार सवाल उठाए जाते हैं। इलेक्शन कमीशन से पूछा जाता है 19 लाख ईवीएम कहाँ है, वो जवाब ही नहीं देता। ऊपर से इलेक्शन कमीशन को जोड़ दे के इन्होंने अध्यादेश ला के भी ताज़ा जिसमें से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कमेटी में से हटा दिया है, तो वो इलेक्शन कमीशन को नहीं चुन सकता। और इलेक्शन कमीशन के जितने भी कमिश्नर हैं उन सबको सुप्रीम कोर्ट के जज का दर्जा दे दिया गया है कि आज अगर उनके फैसले गलत साबित हुए तो कल को उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकेगा। तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन मनमानी ही करेगा और क्या करेगा। उन्होंने अपने हलफनामे में छुपाया, कैलाश विजयवर्गीय ने जो अपना हलफनामा दाखिल करा था, रेप केस भी छुपाया और 2 केस जो उनके ऊपर मानहानि के और जो भगोड़ा उनको साबित कर चुके हैं, वो तीनों चीज़ें वो छुपा गए। इलेक्शन कमीशन में शिकायत पहुंची हुई है, एक्शन नहीं ले रहा, तो इसका सीधा मतलब है तानाशाही चल रही है। पे उठ रहा है ईवीएम पे अगर हैक हो जाता है जी, तो तमाम वो राज्य जो कांग्रेस जीत रही है, दूसरी पार्टियां जीत रही है, वो कैसे जीत रही है अगर ईवीएम का पूरा चिट्ठा इसके पास है बीजेपी, तो उन राज्यों में भी वो हैक कर सकती है, तो उन राज्यों में क्यों छोड़ देगी बीजेपी? हाँ, मैंने आपको बताया इस मसले में, तो अभी कुछ दिन 15-20 दिन पहले मैंने इस बारे में बात करी थी। जिस राज्यों में चुनाव हुए हैं और पोलिंग डेट से और काउंटिंग डेट में 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, महीने भर का अंतर रहा है, वहाँ हर जगह बीजेपी जीती है। जिसमें 2 या 3 दिन के अंदर ही काउंटिंग हो गई है, वहाँ बीजेपी हार गई है। तेलंगाना में मई में चुनाव हुए, तेलंगाना में 30 नवंबर को चुनाव हुए थे, 3 दिसंबर को रिजल्ट आ गया, बीजेपी हार गई। पिछले साल कर्नाटका में चुनाव हुए 10 मई को, 13 मई को रिजल्ट आ गया था, बीजेपी हार गई। दिल्ली में चुनाव हुए थे जनवरी में हुए थे, हाँ 3 दिन के अंदर रिजल्ट आ गया था, बीजेपी हार गई। एमसीडी के चुनाव हुए 5 दिन के अंदर रिजल्ट आ गया था, एमसीडी बीजेपी हार गई। जहाँ जहाँ इनको टाइम नहीं मिलता वहाँ ये चुनाव हार जाते हैं। जहाँ इन्हें 15-20 दिन, महीने भर का टाइम मिल जाता है, वहीं इनका खेला हो जाता है, वहीं ये लोग जीत जाते हैं। और बाकायदा आप ही के चैनल पे भी दिया था मैंने, उनको पूरे सबूत दिखाए थे, हर चीज़ का कच्चा चिट्ठा दिखाया था कि कहाँ का किस का फ़र्क है। और सारा का सारा जो एक एल्गोरिदम सेट है वोटिंग का, अगर कांग्रेस को 50,000 वोट मिल रहे हैं तो बीजेपी वाले को 55 मिल रहे हैं, अगर उसको 60 मिल रहे हैं बीजेपी कांग्रेस को तो उसको 66 मिल रहे हैं।
1.1, 1.2, 1.3, 1.4 का रेशो हर जगह कंटिन्यू चल रहा है कि अगर उसको 10 वोट मिल रहे हैं कांग्रेसी को तो बीजेपी वाले को 11 वोट मिल जाते हैं ऑटोमेटिकली। ये इनका खेला चल रहा है, जिसके ऊपर काफ़ी लोगों ने अब सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। उम्मीद है और मुहिम आगे ही जाएगी। बिहार के लिए भी पूछा जा रहा है कि बिहार वाले ईवीएम बीजेपी हैक क्यों नहीं कर पाती है, क्योंकि बिहार तो लोकसभा में अहम भूमिका निभाता है, अच्छी खासी सीटें आती है, तो बिहार में क्यों चला जाता है बीजेपी, उसकी अपनी सरकार आ ही नहीं पाती। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जायज़ सवाल करा। एक चीज़ होती है, प्रोफेशनल जुआरी होता है, जब वो सामने वाले को बैठाता है जुआ खेलने के लिए तो 2 या 3 बाजी जरूर वो जिताएगा। अदरवाइज सामने वाला उठ के चला जाएगा, यार मैं तो हारे ही जा रहा हूँ। इनका मोटो यही है। दिल्ली इन्होंने दे दी, दिल्ली में कुछ नहीं कर सकते थे, दिल्ली को अध्यादेश लाके ऑर्डिनेंस लाके पलट दिया सारा का सारा खेल। आज दिल्ली की सरकार के मुख्यमंत्री के या 6 के 6 जो और मंत्री हैं उनमें किसी में इतनी हैसियत नहीं है कि वो एक क्लर्क को भी सस्पेंड कर सकें। कुछ नहीं है, वो नाम मात्र के मंत्री हैं। उनके पास किसी ऑफिसर की CR लिखने का अधिकार नहीं है, किसी ऑफिसर की कैरेक्टर रिपोर्ट बनाने का अधिकार नहीं है उनके पास। उनको पंगु बना रखा है, वो नाम मात्र के पपेट हैं सिर्फ वो। तो यही काम वो हर जगह करते हैं। अगर एक आध राज्य छोड़ देते हैं ठीक है जी, ताकि शक ना उठे। बड़ा पुराना उदाहरण है महाभारत काल का, जब धृतराष्ट्र के टाइम में जुआ खेलने के लिए बुलाया था कौरवों ने, तो उनकी तरफ से शकुनी ने जुआ खेला था। शुरू की बाजियाँ जो है वो युधिष्ठिर और उनको सबको जिता दी धीरे धीरे। 2-4 बाजियाँ जीतने के बाद उनके बाद पासे फेंकने करे शकुनी ने शुरू, और शकुनी ने पासे फेंकने शुरू करे, वो जीतता चला गया क्योंकि वो पक्का उस्ताद था। लास्ट एंड फाइनल उन्होंने बिल्कुल बर्बाद कर दिया, अज्ञातवास में भेज दिया, कारावास उसमें वनवास में भेज दिया, सबने देखा। तो जुआरी की खासियत होती है कि जब तक वो 2-4 बाजी सामने वाले को नहीं जिताएगा तो आप उसके साथ जुआ नहीं खेलोगे। और ये इस तरह की बड़ी छोटी सी बात है, आपने देखे होंगे सड़कों पे मदारी बैठे रहते हैं, आओ भाई साहब आवाज़ लगाओ। एक बंदा आएगा, उसने पैसे रखे 10 रुपये रखे, फट से उसका नंबर निकल आएगा, उसे 100 रुपये मिल के वो खुश होता हुआ चला जाएगा। दूसरों के दिमाग में आएगी अरे यार हाँ यार जीत सकते हैं, हम भी लगाते हैं। उसके बाद वो सब घुसते चले जाएंगे और यही हमेशा काम होता है। लेकिन जनता भी खुश है, मोदी से कह रही है। कौन सी जनता खुश है? लाए हैं हम उनको लाएंगे, तुम कुछ भी कर लो आएगा तो मोदी। जनता नारे लगा रही है। ये जनता कौन सी है? ये वही 40% की जनता है जो बीजेपी का कोर वोटर सेट हो चुका है। बीजेपी का लगभग एवरेज 40% कोर वोटर है, वो सेट हो चुका है। उसने हमेशा यही नारे लगाने हैं। उस बीजेपी के वोटर को ये नहीं दिखेगा कि मणिपुर में बहन बेटियों के साथ क्या हुआ, उनकी आंखें बंद हो जाएंगी। क्या हुआ ये बताओ। बता देंगे। राजस्थान में क्या हुआ? आप मणिपुर का गुणगान कर रहे हो, राजस्थान का बताओ क्या हुआ था राजस्थान में। 370 और 35 है इन्होंने हटाया। अरे राजस्थान में 300 ये कांग्रेस कहती है कि हम वापस लेके आएंगे। सर विपक्षियों का ये कहना है कि जिस भी स्टेट में जा रही है कांग्रेस वो हार क्यों रही? जिस भी स्टेट में कांग्रेस जा रही है वो हार क्यों? आपको बताया ना, मुद्दा सबसे बड़ा वही है। राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, हार क्यों? क्लियर बात है, इनको सबको और कॉन्फिडेंस में डाल दिया मीडिया ने और सबने कि कांग्रेस की हवा बना दी। सारे ओपिनियन पोल सब में जीता हुआ दिखा रहे थे। सबने ये मन बना लिया कि हम तो जीत ही रहे। इन्होंने और चीज पे ध्यान नहीं दिया। लास्ट एंड फाइनल सारी की सारी बाजी पलट दी। इनको बिल्कुल डायलेमा में डाल रखा है। भाई तू तो जीत रहा है, तू तो जीत गया, मैं आराम से पढ़ के सो जाऊंगा। ठीक है जी, हो गया काम मेरा, तो मैं तो जीता पड़ा हूँ। उसके बाद पता चलता है कि वो इधर का इधर हो गया। इतने परेशान हैं। वो पहले से ही जीते पड़े हैं तो वोटिंग किस उस पर? बता तो दिया आपको, ईवीएम का सारा खेल है। कितनी बार मैं ईवीएम पे ठिकरा फोड़ूं? तो चैलेंज किया जाती है कांग्रेस, विपक्षियों को चैलेंज किया जा रहा है इस चीज, चैलेंज करा ईवीएम हैक करके। अरे तो दे तो सही, वो टाइम तो दे। हरि प्रसाद हैं कर्नाटका के सॉफ्टवेयर इंजीनियर, 1 मिनट में इनकी बात का जवाब दे दूं। कर्नाटका के सॉफ्टवेयर इंजीनियर हरि प्रसाद हैं, पिछले 4 महीने से वो टाइम मांग रहे हैं। मैं ईवीएम आता हूँ, मैं दिखाता हूँ कैसे ईवीएम में हेराफेरी होती है। उनको आज तक टाइम नहीं दिया गया। क्यों नहीं दे रहे भाई? तमिलनाडु में क्यों नहीं किया? जो बंदा कहता है कि मैं ईवीएम हैक करके दिखाता हूँ उसे तो बुलाते नहीं है। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जो सब कुछ है, उनको क्यों नहीं टाइम दे रहा है इलेक्शन कमीशन? अगर तुम इतने पाक साफ हो, एक बार इस चीज़ का जवाब दे दो कि 19 लाख ईवीएम है कहाँ? जो कंपनी से HAL से बन के तो आ गई, लेकिन उसके बाद ना वो पोलिंग बूथ पे पहुंची, ना वो इलेक्शन कमीशन के पास पहुंची। वो 19 लाख ईवीएम कहाँ है? अभी आज ही कल में एक वीडियो चल रहा है, इन्होंने दिखाया कि बाकायदा कि किस तरह से ईवीएम में हेराफेरी होती है। उन्होंने वो वीवीपैट भी निकाल के दिखाई कि आपको वीवीपैट कौन सी दिखेगी और वास्तव में क्या निकलेगी। सीधी सी बात है। आप ईवीएम इसलिए बैन करवाना चाहते हैं क्योंकि आप पुराने जमाने की तरह जिस तरीके से बूथ के बूथ लूट लिए जाते थे, ठीक है, आप वही फिर से तो बीजेपी तो पूरी तरह ताकतवर है, सत्ता में है, आपके पास सारी सिक्योरिटी है आपके पास। सारे CISF और जो ये अर्धसैनिक बल है सारे आपके अंडर में। निष्पक्ष चुनाव कराना आपके हाथ में है। लाखों की तादाद में आपके पास कर्मी हैं, करा दो, बैलेट पेपर से करा दो। कैसे लूट लोगे फिर? अगर आपकी सिक्योरिटी इतनी टाइट है, इसका मतलब आपकी सिक्योरिटी भी वीक है। सिक्योरिटी तो ईवीएम में भी लगती है ना, तो वही सिक्योरिटी उस पर बूथ पे भी लगेगी। दिक्कत क्या है? और सबसे बड़ी बात, अगर आपको डर नहीं है कि ईवीएम में कोई खामी नहीं है, कोई कमी नहीं है, कोई खामी नहीं है,
तो आप करा लो, पाक साफ हो तो आप करा लो ना बैलेट पेपर से चुनाव, कर दो सबका मुंह बंद, कर दो सबका मुंह बंद, ठीक है, बात खत्म बस। तो अभी एक बड़ा सवाल जो विपक्ष को घेरे में कटघरे में ला रही है कि विपक्ष अगर कमजोर ना होती तो सत्ता बेलगाम ना होती, विपक्ष जितना मजबूत होता है उतना ही डरा हुआ सत्ता पक्ष होता है, तो अगर सत्ता बेलगाम है तो विपक्ष की कमजोरी है, विपक्ष की गलती है। विपक्ष की कोई गलती नहीं, विपक्ष लगातार आवाज उठा रहा है, लेकिन आवाज उठाने वाले जो लोग हैं उनकी आवाज दबाई जा रही है। लोकतंत्र के उसमें अभी आपने 143 सांसदों का सस्पेंशन कभी देखा आज तक के इतिहास में? जो लोग आवाज उठा रहे थे सारे 143 सांसद सस्पेंड कर दिए, तो और कैसे राष्ट्रपति की मिमिक्री करी जा रही है। अरे तो उपराष्ट्रपति की मिमिक्री की आप बात कर रहे हो, यहाँ तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की मिमिक्री होती थी। भगवंत मान लगातार आपके कपिल शर्मा शो में करते थे, पगड़ी नीली पहनू के सफेद, उन्होंने तो कभी आपत्ति नहीं उठाई। तो सबके करते हैं, दुनिया करती है, उसमें क्या मिमिक्री हो गई, क्या आफत पड़ गई? भैया खुले दिल के बनो। नेहरू जी को जब सत्ता मिली थी उसके बाद उनके आ जाके संसद में कॉलर पकड़ लिया था लेडी ने कि तुझे तो प्रधानमंत्री पद मिल गया, मुझे क्या मिला कि आपको मेरा कॉलर पकड़ने की आजादी मिली। जनता का तो सवाल है ना, जहाँ संसद भवन में जनता की बात रखी जाती थी वहाँ पे स्टैंड अप कॉमेडी चल रही है। तो जनता की बात वो रख रहे थे, जब उन्हें बाहर निकाल दिया तो कुछ तो करेंगे। क्या कर दिया? अगर मिमिक्री हो गई तो कौन सी आफत पड़ गई? उपराष्ट्रपति तो क्या हो गया? उपराष्ट्रपति ने करा क्या? उपराष्ट्रपति लगातार कंधे झुका के लगे हुए मोदी जी के सामने, उनका प्रोटोकॉल के हिसाब से मोदी जी से ऊपर का नंबर होता है, वो उनके पैरों में झुक रहे हैं। ये प्रोटोकॉल खत्म नहीं हो रहा। आप ये कहना चाह रहे हो उपराष्ट्रपति के खुद का कोई वजूद नहीं है? बिल्कुल नहीं है, रीढ़ विहीन कैसे कह सकते हैं? रीढ़ विहीन आदमी है। जब वो वहाँ बंगाल में धनखड़ थे, जब उपराज्यपाल बने हुए थे, तब वो लगातार ममता बनर्जी के अगेंस्ट जाते थे। उपराज्यपाल पद संवैधानिक होता है भाई, मर्यादा रखो उसकी। उपराष्ट्रपति बनने के बाद वो कह रहे हैं पिछले युग में तो गांधी जी युग पुरुष थे, इस युग के महापुरुष मोदी जी हैं। जब आप उपराष्ट्रपति हो तो आप दोनों के पैरेलल हो, आप पक्ष के भी और विपक्ष के भी, उनके ऊपर बैठे हो, तो आपको दोनों को बराबर नज़र से देखना पड़ेगा। आप किसी एक की तो उस वक्त वो उपराष्ट्रपति नहीं थे क्या? वो जब वो पर्सनल विचार दे रहे थे तो उपराष्ट्रपति अपना पर्सनल लाइफ क्यों देंगे? जब उन्हें पता है कि मेरी आवाज़ दूर तक जाएगी तो उनको कोई पर्सनल अधिकार नहीं होता। जो आदमी सार्वजनिक जीवन में आ गया उसकी पर्सनल ज़िंदगी नहीं है ये कि वो इस तरह से किसी भी एक आदमी की तारीफें करें। आप विपक्षी भी तारीफ कर सकते हो, फिर आपने पलट के क्यों नहीं कहा कि खड़गे साहब बहुत बढ़िया इंसान है या राहुल गांधी जी बहुत अच्छे इंसान है? आपने लगातार उनकी बुराइयां क्यों करी? आप इंदिरा गांधी जी को क्यों बोलते हैं? हाँ, वीडियो क्यों बनाई? जो अच्छा, इस तरह से तो सारी की सारी कैंडिडेट माना जाता है, वो मिमिक्री कर रहा है उपराष्ट्रपति की, जहाँ मिमिक्री नहीं, मिमिक्री किसने करी? वो वीडियो बना रहा है। इस हिसाब से तो हमारे देश की लाखों करोड़ों जनता कटघरे में खड़ी होती है। अब यहाँ पे मैं बातचीत कर रहे हैं और दुनिया वीडियो बना रही है, सड़क पे चलते हुए रोड एक्सीडेंट। मैं बता तो रहा हूँ पूरी, हाँ सुन तो ली। ये किस बात का अपमान हो गया? सड़क पे दुनिया जा रही होती है, रोड एक्सीडेंट हो जाता है, लोग सहायता करने के बदले वीडियो बना रहे होते हैं। आपने देखा है? तो ये तो सबका अपमान हो गया। मुस्कुरा के मजे ले रहे थे ना, उसको मुस्कुरा के वीडियो, क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है भैया? खुले दिल के बनो, क्या दिक्कत है इसमें? क्या परेशानी हो गई? उपराष्ट्रपति जी गलत कह रहे थे। बिल्कुल, उपराष्ट्रपति जी अपनी गरिमा को ध्यान में रखते हुए अगर ये बात करें तो फिर बात समझ में आती है ना। उपराष्ट्रपति जी ने अपनी गरिमा खुद गिरा रखी है, तो हर तरह से लोग आज से पहले महामहिम होता था, महामहिम का नाम लिया जाता था, आज उनकी क्या हैसियत हो गई? मोदी जी युग पुरुष हैं, एक युग पुरुष गांधी जी, एक युग पुरुष मोदी जी। अरे कहाँ गांधी जी और कहाँ यार मोदी जी? कोई मुकाबला है दोनों का आपस में कहीं से दूर दूर तक? गांधी पूरे विश्व में कहीं जाते हैं तो गांधी जी के नाम पे ही वो माला जपनी होती है उन्हें। सबसे पहले जाके गांधी जी की मूर्तियाँ लगी होती हैं जहाँ जहाँ के उन्हें माल्यार्पण करना होता है। गांधी जी के मुकाबले वो कहाँ खड़े हो सकते हैं? मोदी जी कहीं खड़े हो सकते हैं? कि मोदी जी का डंका बज रहा है। हाँ, वो डंका बज रहा है, डंका बज रहा है। वो मॉर्निंग कंसल्ट नाम की एक अमेरिकन संस्था है जिसने पिछले 5000 लोगों पे सर्वे करा था। उस 5000 लोगों में से उसने दिखाया कि जी 70% लोग मोदी जी को पसंद करते हैं। मात्र 5000। विश्व की आबादी आज 800 करोड़ है और उस 800 करोड़ में से वो कर रहे हैं 5000 लोगों पे सर्वे। उस 5000 लोगों में से 2-2,5-3 लोगों ने बोल दिया मोदी जी अच्छे हैं, तो इसका मतलब मोदी जी का डंका बज गया विश्व में। लगातार अब आपके चैनल पे मुझे पसंद करने वाले बहुत हैं, आपके कमेंट्स 300 आते हैं, 300 में से 200 मेरे फेवर में आ गए तो क्या मेरा डंका बज गया? बच जाता है ऐसे डंका। पॉपुलर लीडर बने हुए हैं। हाँ, तो बता तो दिया आपको पॉपुलर लीडर। अभी मेरे 4 चमचे पीछे खड़े हो जाए, शर्मा जी शर्मा जी शर्मा जी, तो मैं पॉपुलर हो जाऊंगा। 5000 लोग गिनती के, 5000 लोग जिनके एज पर काउंटिंग। जनता का कहना है कि मोदी जी काम करते हैं। कौन सा काम कर दिया? हेरा फेरी से इलेक्शन जीती, कोर्ट वालों ने भी कहा ये हेरा फेरी हुई है, बाहर करो इसे। हारी, फिर उसने इमरजेंसी लगाई। सुनिए, जीत भी तो गई थी। नहीं, इमरजेंसी लगाई, सब बेकसूर अंदर कर दिए, सारे के सारे। आज 141 के लिए कह रहे हैं, उस वक्त तो सारे ही कर दिए जिनका कोई कसूर, जो बोले ही नहीं थे कुछ, और अंदर कर दिए। सुनिए, देखिए पुरानी बातें, ये इनके दिमाग में 2-3 चीजें घुसी पड़ी हैं। सीधी सी बात है, हमने आगे। अरे सुन लीजिए आप, नहीं सुनो, कौन सा कांग्रेस जाते जाते कौन सा अच्छा काम करके गई है? एक भी बताओ।
पाँच सुनिए, लाखों करोड़ों रुपए तो उसको मलिक को दे दिया। अरे पत्थर बजवा मिलिट्री को पत्थर बजवाओ। कोई नेहरू, अब नेहरू था जब वार हुई, सुनिए, जब नेहरू था वार हुई, अमेरिका भाग गया। इंदिरा गांधी थी वार हुई, सुनिए, 90,000 बंदों से सरेंडर करवाया इंडिया की फौज ने। अब इन लोगों ने वो फ्री फंड में छोड़ दिए बंदे, 90 के 90, अपना एक भी नहीं छुड़वाया। ये कोई प्राइम मिनिस्टर का काम होता है? ये प्राइम मिनिस्टर हुआ? उसके बाद सुनो, राजीव गांधी आया, उसने क्या किया? अपने ही बंदे, अपने ही फौजी भेज दिए श्रीलंका, मारो हिंदुओं को, वह हिंदू मरवा दिए। ऐसा करते हैं प्राइम मिनिस्टर? ऐसे करते हैं। सिंघनी अपने हिंदू मरवाए थे, मद्रासी के नहीं मरवाए थे हैं। और जो अपना एक टापू में, बोलो गोधरा में क्या था? गोधरा में जो ट्रेन जलाया गया, उसके बाद वो किसने जलाई थी? किसने जलाई थी? मोदी जी पर ही सारा आया था कि मोदी के शहर पर सारा कांड हुआ। आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, सुनिए, उसके बारे में क्या सुनो, मैं बताता हूँ। गोधरा कांड जो हुआ था ना, आप पूरे हिंदुस्तान में तलाश कर लीजिए, जितने दंगे हुए हैं, कोई भी बीजेपी नहीं करवाया, आज तक नहीं करवाती है। बीजेपी के आने के बाद ही विश्व हिंदू परिषद आज तक नहीं करवाया। अदर एक बात अब सुनो, मैं बता रहा हूँ, आतंकवादी घटना होता है, मैं यही बता रहा हूँ, सुनिए, अब सुनो, गोधरा कांड की आप बात कर रही हैं, आप मुझे एक बात बताइए, किसी को कैसे पता लगेगा कि ये ट्रेन जा रही है, इस डब्बे के अंदर राम भक्त बैठे हुए हैं? किसी को पता है? उनको कैसे पता लगी? और उसी डब्बे के अंदर ही पेट्रोल बम फेंके गए। आप सुनिए, पहले तैयारी थी उनकी, जब तो पेट्रोल बम बन गए। अब हमारी किसी लड़ाई होती है, हम जा रहे हैं, हमको जेब में हथियार लेके चलते हैं, वो पहले उन्होंने प्लानिंग की होती है, जब भी तो पेट्रोल बम उसी डब्बे में डालेंगे जिसमें राम भक्त थे। क्यों? ये मैं फिर बता रहा हूँ, बीजेपी कुछ नहीं करती है। करोड़ का कर्जा था जी, कांग्रेस की सरकार में 65 साल की लगातार 67 में, आज 205 लाख करोड़ का कर्जा। बढ़िया साहब, बढ़िया। जनता काम पूछ रही है कि इतने पैसे गए कहाँ सारे? गए भ्रष्टाचार में, और कहाँ जाने हैं? सुनिए, भ्रष्टाचार में गए हुए हैं, भ्रष्टाचार का केस इन्होंने हाँ, चलाया, सारे भ्रष्टाचार में गए हैं पैसे। कहाँ है वो पैसा? लगातार 1 लाख करोड़ से ऊपर का तो हर महीने ब्याज देना पड़ रहा है। कहाँ है वो पैसा? कौन सा बैंक है जो कर्जे में नहीं है? सारे ही कर्जा लेते हैं, एक भी कर्जा। हाँ, बोलो। सुन लीजिए, 56 लाख करोड़ का कर्जा था 65 सालों में। 10 सालों में 2 लाख 5 करोड़ जो कर्जे हुए हैं, वो पैसे कहाँ गए? वो पैसे सुनो, वही तो एक बात, जिस देश के फौजी को पहनने को कपड़े नहीं मिल रहे थे, उसको कपड़े लाके उसने दे दिए। क्या बुरा किया? सुनिए, चाइना में बर्फ से मर जाते थे अपने हिंदुस्तानी, आज उनको कपड़े लाके दे दिए। अब देखो, लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे, डटे हुए कि नहीं डटे हुए हैं? तो खर्चा तो होगा ही। आपने सेना की बात कही, सत्यपाल मलिक जी ने कहा था, वो गवर्नर थे उस वक्त, उन्होंने कहा कि ये बीजेपी की मिली भगत के कारण पुलवामा अटैक हुआ, वहाँ की जो सेना की जाने गई उसमें बीजेपी ने जांच नहीं करवाई। बीजेपी से पूछो, क्या कहेंगे आप इस पे? तो इसके लिए भी कोर्ट चले जाते हैं कि ये मोदी ने गलत काम किया। ये कोर्ट गए जितनी बार भी, किसी का में कामयाब हो के आए, हार के ही आए हैं ना। सुप्रीम कोर्ट में राफेल के लिए गए तो मार खा के आए ये, और किसी भी केस में गए तो मार खा के आए ये। अरे मोदी एक ऐसा आदमी है